भाई साहब, अमेरिकी खुफिया और सैन्य आकलन के अनुसार ईरान के पास अभी भी जबरदस्त सैन्य ताकत मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 40% लंबी दूरी के ड्रोन और 60% बैलिस्टिक मिसाइल व क्रूज मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं। यानी अमेरिका और इसराइल के तमाम हमलों के बाद भी ईरान की मारक क्षमता बरकरार है और वो अभी भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। ये आकलन 8 अप्रैल को लागू हुए सीज फायर के बाद किया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पाया कि संघर्ष विराम के बाद ईरान ने 100 से अधिक मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को बंकरों और गुफाओं से फिर से हासिल कर लिया है। ये वही सिस्टम है जिन्हें ईरान ने अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए पहले ही भूमिगत सुविधाओं में छुपा रखा था। अब जब संघर्ष विराम लागू हुआ है तो ईरान ने इन्हें फिर से सक्रिय कर दिया। अमेरिकी आकलन के मुताबिक ये बंकर और गुफाएं इतनी मजबूत और गहरी हैं कि अमेरिका और इजराइल बमबारी भी इन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं कर सके। ईरान ने वर्षों में पहाड़ों को काटकर एक विशाल भूमिगत सैन्य नेटवर्क बना रखा है जहां से वो अपने मिसाइल हमले कर सकता है। ये नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि दुश्मन के लिए इसके हर हिस्से को नष्ट करना लगभग असंभव है। सबसे चौंकाने वाला अनुमान यह है कि ईरान अपने युद्ध से पहले मिसाइल स्टॉक का 70% तक फिर से हासिल कर सकता है। यानी अगर ईरान को मौका मिला तो वो अपनी मिसाइल ताकत को फिर से उसी स्तर पर ले जा सकता है जैसा युद्ध शुरू होने से पहले था। अमेरिका और इजराइल के लिए यह एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईरान ने युद्ध में अपनी अधिकांश क्षमताएं नहीं खोई। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की रणनीति उसके युद्ध के बाद भी जिंदा रहने के सिद्धांत पर आधारित है। ईरान जानता था कि अमेरिका और इजराइल उसके मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाएंगे, इसलिए उसने अपने अधिकांश हथियारों को भूमिगत कर दिया, यानी उसे जमीन के अंदर छिपा दिया। जब संघर्ष विराम हुआ तो उसने उन्हें फिर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह एक ऐसी रणनीति है जिसने अमेरिका और इजरायली सैन्य योजनाओं को चकमा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर इस आकलन की पुष्टि की है। उन्होंने ये आकलन उपग्रह तस्वीरों, सिग्नल इंटरसेप्ट और जमीनी सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की वास्तविक क्षमताओं का सटीक आकलन करना लगभग असंभव है, क्योंकि ईरान अपने सैन्य रहस्यों को बड़ी सख्ती से छुपाता है। इस आकलन से साफ हो गया है कि अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह खत्म कर नहीं पाए। हालांकि ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है। उसके कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारे गए, कई मिसाइल उत्पादन केंद्र नष्ट हो गए और उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध का असर पड़ रहा है, लेकिन उसकी मारक क्षमता अभी भी बरकरार है। ईरान ने खुद तो ये दावा नहीं किया कि उसके पास कितनी मिसाइलें बची हैं, लेकिन उसके अधिकारियों ने बार बार कहा है कि ईरान की मिसाइल ताकत अभेद है और वो किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। IRGC के कमांडर ने हाल ही में कहा था कि हमारी मिसाइलें अभी भी तैयार हैं और दुश्मन के इशारे पर दागी जा सकती हैं। ये अमेरिकी आकलन ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता होने वाली है। इस आकलन से अमेरिकी बातचीत करने वालों का दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के पास अभी भी मजबूत ताकत है। वहीं ईरान इस आकलन का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर सकता है कि वो कमजोर नहीं हुआ है और उसके साथ सम्मानजनक बातचीत की जानी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान वाकई अपने मिसाइल स्टॉक का 70% फिर से हासिल कर लेता है तो यह क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। इजराइल जो लगातार ईरान पर हमले की धमकी देता रहा है को दोबारा सोचना पड़ सकता है। अमेरिका को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। फिलहाल ये तो तय है कि ईरान अभी भी एक ताकतवर सैन्य दुश्मन बना हुआ है। उसकी मिसाइलें और ड्रोन अभी भी अमेरिकी ठिकानों, इजरायली शहरों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बने हुए हैं। संघर्ष विराम के बावजूद ईरान ने अपनी तलवार नहीं छोड़ी और वो किसी भी समय फिर से हमला कर सकता है। ये वो हकीकत है जिसे अमेरिका और इजराइल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक बड़ा बयान देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा है। हैरिस ने कहा है कि ट्रंप को नेतन्याहू ने
नेतन्याहू ने ईरान के साथ युद्ध में खींच लिया, जिसे अमेरिकी जनता नहीं चाहती थी। ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को लेकर बहस तेज हो गई है। हैरिस ने साफ शब्दों में कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसे युद्ध को अंजाम दिया है जिसका अमेरिकी लोगों ने कभी समर्थन नहीं किया। हैरिस का यह बयान डेमोक्रेटिक पार्टी के उस तर्क को मजबूत करता है जिसमें वो ट्रंप की विदेश नीति को जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना बताती रही हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू के दबाव में आकर अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिससे अमेरिकी सैनिकों की जानें गईं, अरबों डॉलर खर्च हुए और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार किया होता तो ये युद्ध शुरू नहीं होता। हैरिस ने यह भी कहा कि ईरान के साथ युद्ध ने अमेरिका को कमजोर कर दिया और उसके सहयोगियों के साथ उसके रिश्तों को काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हमने इस युद्ध में अपने सबसे अच्छे सहयोगियों को खो दिया, यूरोपीय देश हमसे दूर हो गए और मिडिल ईस्ट में हमारी साख तार हो गए हैं। ये सब किस लिए? नेतन्याहू की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। कमला हैरिस ने यह भी आरोप लगाया है कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी जनता को युद्ध के बारे में सच्चाई नहीं बताई। उन्होंने कहा ट्रंप ने अमेरिकी लोगों से कहा है कि यह एक छोटा युद्ध होगा, कि हम जल्दी जीत जाएंगे और हमारे सैनिक जल्दी घर लौट आएंगे, लेकिन यह सब झूठ था। यह युद्ध लंबा खिंच गया और हमारे सैनिक फंस गए और हमारे परिवार टूट गए। कमला हैरिस के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने हैरिस के बयान का समर्थन किया, जबकि रिपब्लिकन नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि हैरिस अमेरिकी सेनाओं का मनोबल गिराने और दुश्मन को खुश करने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध अमेरिका के राष्ट्र हितों में था और ट्रंप ने सही समय पर सही फैसला लिया। व्हाइट हाउस और ट्रंप के प्रवक्ता ने अब तक हैरिस के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ट्रंप इस बयान से बेहद नाराज हैं और वो कमला हैरिस को कमजोर और अमेरिका विरोधी करार देने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप पहले भी ये कह चुके हैं कि डेमोक्रेट के पास ईरान जैसे दुश्मनों से निपटने की कोई योजना नहीं है और वो केवल अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं। भाई साहब, हैरिस के इस बयान पर इजरायली की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल का अमेरिका के साथ रिश्ता रणनीतिक है और वो किसी एक व्यक्ति के इशारे पर नहीं चलता। उन्होंने कहा है कि इजरायल ने कभी अमेरिका को युद्ध में ढकेलने की कोशिश नहीं की है, बल्कि दोनों देशों ने मिलकर अपने साझा हितों की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ा। उन्होंने हैरिस के बयान को गैर जिम्मेदाराना और तथ्यों से परे बताया। भाई साहब, विशेषज्ञों का मानना है कि हैरिस का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वह खुद एक पूर्व राष्ट्रपति हैं और उनकी बातों का वजन होता है। जब एक पूर्व राष्ट्रपति ये कहती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश के नेता ने युद्ध में खींच लिया, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। अगर हैरिस के पास इस आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत है तो वो यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। फिलहाल हैरिस के इस बयान ने राजनीतिक बहस को तेज और गर्म कर दिया है। अब देखना यह है कि ट्रंप इसका क्या जवाब देते हैं और क्या हैरिस अपने बयान के लिए कोई सबूत पेश करती हैं। ये एक बात तो तय है कि ईरान युद्ध और ट्रंप के विदेश नीति को लेकर ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी और ये अमेरिकी चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। भाई साहब, दूसरी एक और बड़ी खबर ईरान से है। तेहरान की सड़कों पर एक अनोखा और ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वे अपने देश की सुरक्षा के लिए कितनी मजबूत हैं और अटल हैं। ये ऑल फीमेल रैली उन गर्व भरे पलों से भरी हुई थी जब महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनके चेहरों पर मजबूत इरादा और आंखों में चमक थी और दिलों में अपने वतन के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। ये रैली उस समय आयोजित की गई जब ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के बीच से गुजर रहा है और ये क्षेत्र में तनाव चरम पर है। महिलाओं ने इस रैली के जरिए दुनिया को ये संदेश दिया है कि ईरानी महिलाएं सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति में खड़ी हैं।
उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन ने ईरान पर हमला किया तो वे हाथों में हथियार लेकर उसका सामना करेंगी। रैलियों में शामिल महिलाओं ने ईरानी झंडे लहराए और मौत अमेरिका, मौत इजराइल और हम तैयार हैं के नारे लगाए। ये नारे इतने जोरदार थे कि पूरा तेहरान गूंज उठा। कई महिलाओं ने अपने बच्चों को भी गोद में ले रखा था और वे भी अपनी माताओं के साथ नारे लगा रहे थे। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरा ईरान एक मुट्ठी में बंध गया है। रैली को संबोधित करते हुए एक महिला ने कहा, हम ईरानी महिलाएं कभी भी अपने देश को धोखा नहीं देंगी। हम उन माओं की बेटियां हैं जिन्होंने इस्लामी क्रांति के दौरान अपने बेटों को शहीद किया। हम उन बहनों की बहनें हैं जिन्हें इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के आदर्शों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। हम आज यहाँ ये कहने आए हैं कि हम अपने देश की रक्षा के लिए हर बलिदान को तैयार हैं। एक और महिला ने कहा, अमेरिका और इजराइल सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, कि हम डर जाएंगे, लेकिन आज वे देख रहे हैं कि हम कितने मजबूत हैं। हम उन्हें दिखा देंगे ईरानी महिलाएं क्या कर सकती हैं। उनके इस बयान पर पूरी रैली में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भाई साहब, ईरानी मीडिया ने इस रैली को बड़े पैमाने पर कवर किया। टीवी चैनलों पर पूरे दिन रैली दृश्य दिखाए गए और विशेषज्ञों ने इसे ईरानी महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन बताया। सोशल मीडिया पर भी इस रैली की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। ईरानी लोगों ने महिलाओं के इस साहस की जमकर तारीफ की और उन्हें सलाम पेश किया। ये रैली सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रही। मशहद, इस्फहान, सिराज, तबरीज और दूसरे शहरों में भी महिलाओं ने इसी तरह की रैलियां निकाली। हर जगह महिलाएं सड़कों पर उतरी और अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा का इजहार किया। यह दिखाता है कि पूरे ईरान में महिलाओं का जज्बा एक समान है और वो किसी भी कीमत पर अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस रैली ने अमेरिका और इजराइल को एक साफ संदेश दिया है कि ईरानी महिलाएं देश की रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। ये रैली ईरान की घरेलू एकजुटता को भी दिखाती है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान में आंतरिक अशांति और विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन जब देश पर बाहरी खतरा मंडराया तो सारे मतभेद भूलकर लोग एकजुट हो गए। ये रैली उसी एकजुटता का प्रतीक है। इस रैली ने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि ईरान में महिलाओं की भूमिका सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। वे राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान और सेना हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं और जब देश पर खतरा हो तो वे सबसे आगे होती हैं। भाई साहब, ये रैली उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो ईरान को कमजोर समझते हैं। ईरानी महिलाओं ने आज साबित कर दिया कि वे इस देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और जब तक ये महिलाएं हैं ईरान को कोई हरा नहीं सकता। भाई साहब, वहीं दूसरी तरफ दोहा कतर से एक बड़ा बयान जारी हुआ है। 16 अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से इजराइल की उस घोषणा की कड़ी निंदा की है जिसमें उसने तथाकथित सोमालीलैंड में एक राजनीतिक प्रतिनिधि इनवॉय नियुक्त करने का ऐलान किया था। इन देशों ने इसे सोमालिया की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन बताया और इस कदम को खारिज कर दिया। ये संयुक्त बयान 18 अप्रैल 2026 को दोहा में जारी किया गया। बयान पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में कतर, कुवैत, सऊदी अरब, मिस्र, सोमालिया, सूडान, लीबिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, फिलिस्तीन, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन और ओमान शामिल है। ये सभी देश इस बात पर एकमत हैं कि इजराइल का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है।
लेकिन भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि इजराइल के लिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कोई माने नहीं रखता। इजराइल गजा में तकरीबन 3 साल से इस कानून का उल्लंघन कर रहा है। विदेश मंत्रियों ने अपने बयान में कहा है कि वे सभी एकतरफा कार्रवाइयों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं जो किसी भी देश की एकता या संप्रभुता का उल्लंघन करती है। उन्होंने सोमालिया की एकजुटता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी अटूट समर्थन को दोहराया और कहा कि वे सोमाली लोगों की इच्छा के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सोमाली राज्य संस्थानों का समर्थन करते हैं, यानी वे सोमालीलैंड को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने से साफ इनकार करते हैं। बयान में यह भी कहा गया कि इजराइल का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अफ्रीकी संघ के संविधान अधिनियम के सिद्धांतों का साफ उल्लंघन है। मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की कार्रवाई एक खतरनाक मिसाल पेश करती है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर कर सकती है और क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि सोमालीलैंड अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक क्षेत्र है जिसने 1991 में सोमालिया से अलग होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसे किसी भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीका संघ और दुनिया के लगभग सभी देश सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा मानते हैं। इजराइल का यह कदम इस सर्वसम्मति को तोड़ने की कोशिश माना जा रहा है। इजराइल ने पिछले हफ्ता घोषणा की थी कि उसने सोमालीलैंड में एक राजनयिक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यह कदम दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि सोमालिया सरकार ने तुरंत इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि सोमालिया की संप्रभुता का उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 16 देशों के इस संयुक्त बयान ने इजराइल के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। इतने सारे अरब देश और इस्लामिक देशों का एक साथ खड़ा होना दिखाता है कि इस मुद्दे पर पूरी इस्लामिक दुनिया एक रुख एकजुट है। खासतौर पर सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों का इस बयान में शामिल होना इजराइल के लिए बहुत बड़ा दबाव है। सोमालिया के विदेश मंत्री ने इस बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि ये साबित करता है कि दुनिया सोमालिया की एकता और संप्रभुता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपना ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए और सोमालिया के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सोमालिया किसी भी कीमत पर अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा। भाई साहब, विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल का यह कदम क्षेत्र में एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पहले से ही स्थिर है और इस तरह के कदम वहां के नाजुक संतुलन को और बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा ये इजराइल और कई अफ्रीकी देशों के बीच संबंधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है जिनके साथ उनसे हाल ही में संबंध सुधरे हैं। फिलहाल ये तो तय है कि 16 अरब देश और इस्लामिक देशों के इस संयुक्त बयान ने इजराइल को एक बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। अब देखना यह है कि क्या इजराइल इस दबाव के आगे झुकता है और अपना फैसला वापस लेता है या फिर वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। एक बात तो तय है कि सोमालिया के मुद्दे पर इस्लामिक दुनिया की एकजुटता ने एक मजबूत सबूत पेश किया है। भाई साहब, वहीं दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल की जंग का असर अब पूरी दुनिया की जेब पर पड़ता हुआ साफ दिखाई देने लगा। 50 दिनों में दुनिया के तेल बाजार से करीब 50 अरब डॉलर का तेल गायब हो गया, यानी हर दिन औसतन 1 अरब डॉलर का तेल दुनिया की सप्लाई चेन से बाहर हो गया। इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा संकट, बढ़ती महंगाई और हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इस जंग की कीमत सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग चुका रहे हैं। यह खूनी जंग 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के ईरान पर संयुक्त हमले के साथ शुरू हुई। तब से अब तक तकरीबन 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों की आवाजाही को बाधित किया। अमेरिकी नाकाबंदी के चलते ईरानी तेल बाजार से बाहर हो गया और ईरानी तेल सुविधाओं पर हुए हमलों से उत्पादन ठप हो गया। नतीजतन दुनिया के तेल बाजार से हर दिन लाखों बैरल तेल गायब हो गया। तेल की यह किल्लत अब दुनिया के हर कोने में महसूस की जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतें सामान्य से
से 3 गुना अधिक हो गए। विकासशील देशों में वो हालात और भी बदतर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में लोड शेडिंग और ईंधन संकट ने जन जीवन को ठप कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तेल संकट 1973 के तेल प्रतिबंध और 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा संकट है। लेकिन उन संकटों से ये इस मामले में भी बदतर है कि उस समय दुनिया के पास वैकल्पिक स्रोत थे, जबकि इस बार ईरान, रूस और वेनेजुएला जैसे बड़े तेल उत्पादक देश पहले से ही प्रतिबंधों में हैं। इसलिए तेल की कमी को पूरा करने के लिए कोई बड़ा वैकल्पिक स्रोत मौजूद नहीं है। इस तेल संकट का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है, हर उस उद्योग को प्रभावित किया है। प्लास्टिक, उर्वरक, रसायन, दवाइयाँ, कपड़ा, परिवहन, हर चीज की कीमतें बढ़ गई। दुनिया भर में मुद्रास्फीति दोहरे अंक में पहुंच गई। खाद्य पदार्थों के दाम भी आसमान छू रहे, क्योंकि उनके उत्पादन और परिवहन में तेल का उपयोग होता है। गरीब देशों में तो लोग भूखे सोने को मजबूर हो गए हैं। विकसित देशों में भी हालात बहुत खराब है। यूरोप में पहले से ही रूसी गैस की कमी से जूझ रहे लोगों पर अब तेल संकट ने दबाव डाला है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में सरकारें लोगों को ऊर्जा बचाने की अपील कर रही। कारखाने बंद हो रहे, लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतों ने दुनिया के केंद्रीय बैंकों को भी मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही, तो दूसरी तरफ बढ़ती ब्याज दरें आर्थिक वृद्धि को मार रही हैं। विशेषज्ञों को डर है कि अगर ये संकट कुछ और महीने तक रहा तो दुनिया एक बड़ी मंदी में जा सकती है। भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस संकट का जिम्मेदार कौन है? ज्यादातर विशेषज्ञ अमेरिका और इजराइल की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने बिना सोचे समझे ईरान पर हमला करके पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। वहीं कुछ लोग ईरान को भी दोषी मानते हैं कि उसने होर्मुज बंद करके तेल की आपूर्ति रोकी है। लेकिन हकीकत यह है कि यह युद्ध शुरू किसने किया? अमेरिका और इजराइल ने। और इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। तेल का ये $50 अरब का नुकसान सिर्फ शुरुआत है। अगर ये युद्ध जारी रहा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो ये नुकसान और भी बढ़ेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर ये संकट 1 साल तक रहा तो दुनिया को $500 अरब से अधिक नुकसान हो सकता है। यह किसी भी देश के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इसलिए अब दुनिया के तमाम देश, चाहे वो अमेरिका के सहयोगी हो या नहीं, युद्ध विराम और शांति की मांग कर रहे हैं। चीन, रूस, भारत, तुर्की, यूरोपीय देश सभी चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और तेल की आपूर्ति सामान्य हो। लेकिन अमेरिका और इजराइल अभी भी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। तब तक दुनिया की जेब जलती रहेगी और आम लोग परेशान होते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो के पर खत्म करते, मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।